औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो ईटेक की तमाम तर पोस्टों की प्रिपरेशन के हवाले से है। चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है, आज की वीडियो तमाम पोस्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यूज़ ऑफ ईटा, जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं इंग्लिश के एमसीक्यूज़ को, पेडागॉजी के एमसीक्यूज़ को, जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ को, कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ को, और इसके साथ साथ पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात के एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। सो हमारी फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, हु इज़ क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसने इजाद किया था? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर बी है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन नंबर सी है जॉन एटानोसॉफ, एंड ऑप्शन नंबर डी इज कोनार्ड ज़्यूस। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। सेकंड हमारी एमसीक्यूज है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? एनेक, यूनिवेक, एडवेक, ऑप्शन नंबर डी इज एडसेक। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, एनेक। एनेक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था। एमसीक्यूज नंबर 3 इज व्हाट वाज द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास फोर्ट्रेन, ऑप्शन नंबर बी है कोबॉल, ऑप्शन नंबर सी है पास्कल, ऑप्शन डी इज अ प्लान कलकोल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, प्लान कलकोल। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है इंटेल 4004, ऑप्शन बी है इंटेल 8008, ऑप्शन सी है जीलॉग Z80, एंड ऑप्शन डी है मोटोरोला 6800। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंटेल 4004। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट वाज द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास एप्पल 1, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास एप्पल 2, ऑप्शन नंबर सी है IBM PC, एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास एल्टायर 8800। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एल्टायर 8800, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द वर्ड यूज्ड फॉर एडामेंट। अब यहाँ पर ये हमसे सिनोनाइम के बारे में पूछ रहा है कि एडामेंट का सिनोनाइम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास फ्लेक्सिबल, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास अनसर्टन, ऑप्शन सी है स्टबबॉर्न, एंड ऑप्शन डी इज अ वीक। तो एडामेंट का जो सिनोनाइम है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्टबबॉर्न, यानी जिद्दी। MCQs नंबर 7 इज विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए इज मैगडलीन रिवर, ऑप्शन नंबर बी इज साओ फ्रांसिस्को रिवर, ऑप्शन नंबर सी इज अमेजोन रिवर, ऑप्शन नंबर डी इज पराना रिवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अमेजोन रिवर। और ये अभी जो असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट हुआ था ईटा में, उसमें ये MCQs आया हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशन सर्च लाइट टेक्स प्लेस इन 1971 अंडर द लीडरशिप ऑफ। ऑपरेशन सर्च लाइट 1971 में हुई थी बांग्लादेश में, किसकी लीडरशिप में हुई थी? जनरल यहया खान, जनरल टेका खान, जनरल जियाउल हक, जनरल अयूब खान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जनरल टेका खान, ऑप्शन बी। और अक्सर एमसीक्यूज में ये आता है कि वहाँ पर जो ये ऑपरेशन जो किया गया था, ये क्यों किया गया था? ताकि जो बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट थे उस प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जा सके, और इसके अगेंस्ट में एक मूवमेंट पैदा हुआ था बांग्लादेश के अंदर, जिसे जिसे मुक्ति बाहिनी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास द ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट इज लोकेटेड इन। ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है चाइना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया।
और ये भी अभी जो असिस्टेंट डायरेक्टर ESSI का टेस्ट हुआ था उसमें ये MCQs आया हुआ था। विच वन इज द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में जो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास मरकरी, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास वेनस, ऑप्शन सी है अर्थ, ऑप्शन डी है यूरेनस। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वेनस। वेनस सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है which salt is used as a laxative in medicine to treat constipation? constipation को ट्रीट करने के लिए यानी कब्ज को ट्रीट करने के लिए हमारे पास कौन सा सॉल्ट यूज होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास एप्सम सॉल्ट, जिसे हम मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। MgSO4 इसका फार्मूला है। 12th नंबर हमारे पास जो MCQs है वो है वर्ड्स और फ्रेजेस that help carry a thought from one point to another are called modal verbs, modifiers, transitional devices। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस में वो वर्ड्स और फ्रेजेस आते हैं जो थॉट्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द सिनोनिम ऑफ एम्पिकेबल एज एम्पिकेबल का सिनोनिम किया है फुल ऑफ मिस्टेक, विदाउट मिस्टेक, इरेजेबल या नन ऑफ दीज। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है विदाउट मिस्टेक्स, या जिसमें गलतियां ज्यादा ना हो। और फुल ऑफ मिस्टेक इसका फिर एंटोनाइम बनेगा। अगर यहाँ पर होता कि सिनोनिम ऑफ एम्पिकेबल इज अ विदाउट मिस्टेक और एंटोनाइम अगर होता तो फिर होता ऑप्शन नंबर ए, फुल ऑफ मिस्टेक्स। नेक्स्ट चलते हैं हम। इब्न बतूता वॉज बोर्न इन विच कंट्री? इब्न बतूता कौन से कंट्री में पैदा हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर बी है सऊदी अरेबिया, ऑप्शन नंबर सी है मोरक्को, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को। इब्न बतूता 1369 में मोरक्को में पैदा हुआ था और उसका असल नाम था मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद। नेक्स्ट हमारे पास है विच प्लेनेट इज नोन एज मॉर्निंग और इवनिंग स्टार? मॉर्निंग या इवनिंग स्टार किस प्लेनेट को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास मरकरी, ऑप्शन नंबर बी है वेनस, ऑप्शन सी है जुपिटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वेनस। और ये हमारे पास सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी है और इसके साथ इसके अंदर कोई भी मून नहीं होता। हमारे सोलर सिस्टम में दो ऐसे प्लेनेट है जिसमें कोई भी मून नहीं होता नेचुरल तरीके से। इसमें एक है मरकरी और दूसरा है वेनस। मरकरी जो है वो सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है टुवर्ड्स द सन, और दूसरे नंबर पर वेनस आता है, तीसरे नंबर पर फिर अर्थ आता है, और अर्थ में सिर्फ एक मून होता है और मरकरी और वेनस में एक भी नहीं होता। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हमारे पास हम एंड म्यूजिक सिंगिंग इन द हेल्स, आइडेंटिफाई द फिगुरेटिव डिवाइस इन द लाइन। एंड म्यूजिक सिंगिंग इन द हेल्स, ये हमारे पास कौन सा फिगुरेटिव डिवाइस है? मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, या एलिट्रेशन है, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इसको कहते हैं कि जिसमें हम जो ह्यूमन क्वालिटीज़ होते हैं उसको हम कंपेयर करते हैं दूसरी चीज़ों के साथ, और यहाँ पर जो म्यूज़िक सिंगिंग है ये ह्यूमन क्वालिटी है और उसको हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड देश वर एस्टेब्लिश्ड इन 1952। 1952 में हमारे ताल्लुकात किस मुल्क के साथ बहाल हुए थे? ऑप्शन नंबर ए है जापान, ऑप्शन नंबर बी है अफगानिस्तान, तुर्की एंड नन ऑफ दीज। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जापान। फिर नेक्स्ट है हमारे पास द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ साउंड किस चीज़ में मैक्सिमम होगी? आयरन में, एयर में, वाटर में, या प्लाज्मा में? तो इसका सही जवाब है आयरन, क्योंकि सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद गैस में हमारे पास होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट थ्योरी इज द What theory is that the world and men are governed by order and regularity? तो ये जो हमारे पास थ्योरी है ये इवोल्यूशन थ्योरी है, और जिसका
प्रोपोनेंट था चार्ल्स डार्विन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर देन व्हाट इज द प्रोडक्ट। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है। तो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए साल्ट। जब भी हमारे पास सॉलिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास साल्ट बनता है। और इस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें सॉलिड और जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो साल्ट जिस प्रोसेस या जिस प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट होता है उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, द नेक्स्ट इज और द मोस्ट फेवरेट वन ऑफ द ईटा। ईटा में हमेशा के लिए कैपिटल और जो करेंसीज होते हैं वहां से दो एमसीक्यूज आते हैं, एक कैपिटल से आता है और एक का करेंसी से आता है। अभी ये जो एमसीक्यूज आया हुआ है ये असिस्टेंट के पेपर में भी था, वहाँ पर उन्हें केनिया का करेंसी पूछा, केनिया का कैपिटल पूछा गया था, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर था वहाँ पर स्पेन का कैपिटल पूछा गया था। तो आप लोगों ने सारे कैपिटल्स और सारे जो मेजर करेंसीज है उन सबको याद करना है, कोई से भी आपसे पूछ सकता है। सो यहाँ पर था द कैपिटल ऑफ स्पेन इज ऑप्शन नंबर ए वियना, ऑप्शन नंबर बी वारसा, ऑप्शन नंबर सी मैड्रिड एंड ऑप्शन नंबर डी बर्लिन। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है मैड्रिड। स्पेन का जो कैपिटल है वो है मैड्रिड। फिर उसके बाद है करेंसी ऑफ पोलैंड इज ऑप्शन नंबर ए डॉलर, ऑप्शन नंबर बी लेरा, ऑप्शन नंबर सी रबल, ऑप्शन नंबर डी ज़्लोटी। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी ज़्लोटी। नेक्स्ट है हमारे पास नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ, ये असिस्टेंट के पेपर में आया हुआ था। नैरोबी इज द कैपिटल ऑफ ऑप्शन नंबर ए केनिया, ऑप्शन नंबर बी नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर सी इथोपिया, ऑप्शन नंबर डी मोराको। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए केनिया। नेक्स्ट है हमारे पास द करेंसी ऑफ तुर्की। तुर्की की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए डॉलर, ऑप्शन नंबर बी युआन, ऑप्शन नंबर सी लेरा, ऑप्शन नंबर डी ज़्लोटी। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी लेरा। लेरा इज द करेंसी ऑफ तुर्की। 25 विच टावर हैज द टलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। वो कौन सा बिल्डिंग है जिस वो कौन सा टावर है जिसका बिल्डिंग सबसे टलेस्ट है? ऑप्शन नंबर ए आईफल टावर, ऑप्शन नंबर बी सीएन टावर, ऑप्शन नंबर डी ब्रिज टावर, ऑप्शन नंबर डी बुर्ज खलीफा टावर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बुर्ज खलीफा टावर। अब यहाँ पर एमसीक्यूज कुछ इस तरीके के भी आ सकते हैं कि बुर्ज खलीफा कहाँ पर है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है यूएई। ब्रिज टावर कहाँ पर है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास लंदन। सीएन टावर कहाँ पर है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास कनाडा। एंड आईफल टावर हमारे पास है फ्रांस में। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो यहाँ पर मैं शेयर करना चाहता था। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है सर सैयद अहमद खान रिटायर्ड एज अ जज इन विच ईयर। सर सैयद अहमद खान एज अ जज कब रिटायर हुए थे? 19 सॉरी ये 19 नहीं है, ये 18 है। 1867, 1869, 1868 और 1865। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1867। ये मिस प्रिंट हुई है, ये 19 नहीं है, ये 18 है सारे। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी अजान आर परफॉर्म्ड इन जुम्मा प्रेयर। जुम्मा की नमाज में कितनी अजानें होती है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2। दो अजानी होती है और एक इकामत होती है। 28 व्हेन पाकिस्तान स्टार्टेड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कब शुरू किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1974 अंडर द लीडरशिप ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और ये जब पाया तकमील को पहुंचा था तो वो था 1998। और 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने 5 धमाके किए थे चागी के पहाड़ों में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हु इज द फाउंडर ऑफ द कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग का फाउंडर कौन था? ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए है हमारे पास ल्यू वेगोटेस्की, ऑप्शन नंबर बी है जीन पाइगेट, ऑप्शन नंबर सी है बीएफ स्किनर, ऑप्शन नंबर डी है अल्बर्टो बंदोरा।
तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास जीन पाइगेट। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो किसने दी थी? जीन पाइगेट ने। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट एंड सोशल इंटरेक्शन। तो इसका जो वो कौन से टाइप ऑफ लर्निंग है जिसमें हम एक्टिव एंगेजमेंट और सोशल इंटरेक्शन के थ्रू सीखते हैं? तो उसमें हमारे पास ए है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी है कोलेबोरेटिव लर्निंग और ऑप्शन नंबर डी है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के थ्रू ही हम एक्टिव एंगेजमेंट और सोशल इंटरेक्शन के थ्रू लर्निंग करते हैं, उसके थ्रू ही सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच टीचिंग मेथड इन्वॉल्व फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू मीट द यूनिक नीड्स एंड एबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट। वो कौन से टीचिंग का मेथड है जिसमें एक टीचर अपने हर स्टूडेंट की एबिलिटीज को और नीड्स को समझता है? तो उसमें एक है हमारे पास डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर बी है इंक्लूसिव एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी है स्पेशल एजुकेशन और ऑप्शन नंबर डी है पर्सनलाइज्ड लर्निंग। तो उसमें है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही एक टीचर अपने हर स्टूडेंट की एबिलिटीज और नीड्स के मुताबिक उसे पढ़ाता है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए टू मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ऑप्शन नंबर बी टू प्रमोट स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर सी टू इंश्योर स्टूडेंट सेफ्टी एंड वेल बीइंग। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी क्लासरूम मैनेजमेंट का जो प्राइमरी गोल ये तीनों होते हैं। स्टूडेंट की सेफ्टी और वेल बीइंग भी होता है, स्टूडेंट एंगेजमेंट और मोटिवेशन भी होता है, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करना भी होता है। तो ये सब क्लासरूम मैनेजमेंट के प्राइमरी गोल्स में ही आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज इफेक्टिव इन एंगेजिंग क्लासरूम बिहेवियर। क्लासरूम बिहेवियर को मैनेज करने में कौन सी स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है? नंबर ए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नंबर बी पनिशमेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन नंबर सी इग्नोरिंग एंड मिसबिहेवियर, ऑप्शन नंबर डी स्कोल्डिंग एंड रीप्राइमिंडिनेशन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द टर्म फॉर द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द क्लासरूम टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर हम वो कौन सी फिजिकल अरेंजमेंट करते हैं जिसकी वजह से जो लर्निंग जो होती है, जो सीखने का अमल होता है वो फैसिलिटेट होता है, जो सही होता है, और इसके साथ जो डिस्ट्रैक्शन होती है वो डिस्ट्रैक्शन मिनिमाइज हो जाती है। तो उसमें हमारे पास ए ऑप्शन है क्लासरूम डिज़ाइन, बी ऑप्शन है क्लासरूम लेआउट, सी ऑप्शन है क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन और डी ऑप्शन है क्लासरूम डिकोर। तो इन ऊपर वाली चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम जो फिजिकल अरेंजमेंट करते हैं उसको कहते हैं क्लासरूम लेआउट। ऑप्शन नंबर बी क्लासरूम लेआउट। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ यूरोप, ये हमारे पास अभी जो असिस्टेंट डायरेक्टर का टेस्ट हुआ है ईटा का, इसमें ये एमसीक्यूज आया हुआ था। इसमें है ऑप्शन नंबर ए है माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है ऑफ द वर्ल्ड, फिर है माउंट एल्ब्रेस, फिर उसके बाद है माउंट ब्लैंक, फिर उसके बाद है माउंट किनाबालू। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी माउंट एल्ब्रेस। यूरोप का जो हाईएस्ट माउंटेन है वो है माउंट एल्ब्रेस। और स्पारेंट यूरोप वो कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई डेजर्ट भी नहीं है, ये भी अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लार्जेस्ट लेक ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? पाकिस्तान का लार्जेस्ट लेक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है अताबाद लेक, ऑप्शन नंबर बी है मंचर लेक, ऑप्शन नंबर सी है लेक सैफ अल मलूक और ऑप्शन नंबर डी है लेक का कगान। अच्छा, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लेक मंचर जो कि सिंध में वाक़या है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सिंध सागर दोआब इज प्रेजेंट बिटवीन। दोआब वो इलाका होता है जो दो दरियाओं के बीच में होता है। अब सिंध सागर दोआब कहाँ पर कौन से दरियाओं के बीच में वाक़या है? रिवर एंडस एंड जेहलम, रिवर एंडस एंड चिनाब, रिवर रावी एंड चिनाब एंड रिवर एंडस एंड रावी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए रिवर एंडस एंड जेहलम। सिंध सागर दोआबा रिवर इंडस और रिवर जेहलम के बीच में वाक़या है। नेक्स्ट हमारे पास है
नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान नेशनल एंथम अडॉप्टेड ऑफिशियली ऑन 16 अगस्त 1954, हु कंपोज द म्यूजिक फॉर एटम। अच्छा, पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उसका जो टोटल दौरानिया है वो है 80 सेकेंड, और वो मोस्टली कंपोज हुआ है फ़ारसी में, और जिसने उसे कंपोज किया है जिसने लिखा है उसे, उसका नाम है हफीज़ जलंधरी, और ये ऑफिशियली अडॉप्टेड ऑन 16 अगस्त 1954। और इसका जो म्यूज़िक है वो म्यूज़िक किसने कंपोज किया था, वो था अहमद जी चागला। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अहमद जी चागला। और बाकी जितना भी मैंने सब कुछ बता दिया वो पाकिस्तान नेशनल एंथम के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड ऑन। पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था, और उसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 11 1947। एस्पायरेंट ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जितनी भी जो डिज़र्विंग लोग हैं या जो इसकी नीड है उन तक ये वीडियो पहुंचे। इससे आपको भी फ़ायदा पहुंचेगा, आपको भी सवाब पहुंचेगा, और दूसरे लोगों का भी उससे फ़ायदा हो जाएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।